Hello everybody. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is electric circuits and its effects. ये चैप्टर शुरू करेंगे हम। बेटा यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, ये नीचे जो आपकी ये पिक है इसको केयरफुली देखो आप, जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है इसको ध्यान से देखो। इसमें देखो तीन चीज़ें जो हम डिटेल में तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप देख लो। ये सेल है, ये स्विच है जो ऑन है, इस मोड ये मोड ऑन है और ये मोड ऑफ है, और ये आपका बल्ब है। ये देखो जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब ग्लो होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो बल्ब ग्लो होता है, ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने इसमें पर देखी हैं। एक आपका सेल है, एक आपका स्विच है और एक आपका बल्ब है। जब आपका सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा फ्लो कर रहा है तब आपका बल्ब ग्लो होता है, और जब ये ऑफ हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ये आपका सर्किट, तब आपका बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, इसको आप केयरफुली ध्यान से यहीं पे देख लो, बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी हम आगे समझेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है कि जो चार्ज हमारे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, उनसे जो उनसे एक एनर्जी की फॉर्म प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लाइक राइट, जब आप कोई भी चार्जेस से कोई जो एनर्जी हमेशा ही प्रोड्यूस होती है, जो इससे चार्जेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए, मीनिंग आ जाए, तो आपने उसमें यही लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। ठीक है, देन कम्स इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में दोनों में डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो चार्जेस से प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पूरी उसमें सर्किट में घूमेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, देन कम्स कि आपने करंट को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिवर्सल यूनिट है जिससे आपको पता चलता है करंट को आप मेजर करते हो? डैट इज़ एम्पेयर। कैपिटल ए डिनोट करते हैं इसको, हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पेयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग करंट। ठीक है, देन कम्स लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग बेसिकली देखा होगा आपने, जब आपके बादल गरजते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। वो जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको लाइटनिंग कहते हैं। अब देखो, कोई भी दो चीज़ें रब होगी आपस में तो वो आप एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती करती हैं, फॉर्म इंटेंसिटी की कम होगी या ज़्यादा होगी। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आपके दो चीज़ें रब होंगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आप देखो, अगर आप हैंड्स को भी रब करते हो तो आप देखो, हैंड्स को रब करोगे थोड़ी देर बाद में देखोगे आपके हैंड्स गर्म हो जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी प्रोड्यूस हुई है, बट इंटेंसिटी बहुत कम थी, क्योंकि इतनी उससे हमने रब भी नहीं किए, हमारे होते भी नहीं हैं। तो बट ऐसे ही जो क्लाउड्स है, अगर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आपस में चार्ज रब होते हैं तो वहाँ से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो एक आपकी लाइटनिंग होती है, जो आपको स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कई बार आपको नज़र भी आती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, देन कम्स बल्ब। बल्ब बेसिकली क्या है? वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो हम फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है चार्जेस के रब करने से, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके बल्ब जो है वो ग्लो करते हैं, जलता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे पिक में दिखाया था। अब बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट की। मैंने जो आपको हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, ये देखो इसमें भी वही है, सर्किट पूरा फ्लो हो रहा है, बैटरी है, बल्ब है, वायर्स हैं, पूरा फ्लो हो रहा है, तो बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था उस हिसाब से आप उसको इमेज को अपने ध्यान में रखो, और आगे मैं उसको आपके पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं आपको डायग्राम से आगे एक्सप्लेन करूँगी। कम्स कि पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है।
इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट की ये कंप्लीट डेफिनेशन है, अगर आपको एग्जाम में आ जाती है। Path of flow of electricity through various electric components connected to a source of electricity is called electrical circuit। इस डेफिनेशन को आप केयरफुली पढ़ देखो, इसमें हमने तीन पॉइंट्स हमने बेसिकली डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक पाथ ऑफ फ्लो जो अब तारों के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये सेकेंड है। थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन से यूज़ हुए हमारा एक सेल यूज़ हुआ है, एक हमारा स्विच यूज़ हुआ है और एक हमारा बल्ब यूज़ हुआ है। ये तीन चीज़ें हमने यूज़ की ना। देन कम्स टू अ कनेक्टेड टू थर्ड आपकी जो है कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से आपका सेल आ गया, सेल से आपका कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की। पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है और एक ओपन सर्किट होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक दिखाई थी उसको अपने दिमाग में रखो, वो क्लोज सर्किट की एक्सप्लेनेशन है। सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक current flows from one terminal of a battery to the other। क्लोज सर्किट वो होता है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे तक। अब आपने उसमें देखा था जब हम स्विच ऑन करते थे, स्विच में दिखाया था जब हम स्विच ऑन करते थे तो बल्ब हमारा ग्लो करता था, जब हम स्विच ऑफ करते थे तो बल्ब हमारा ग्लो करना बंद कर देता था। इट मीन जब स्विच ऑन करते थे तो सर्किट हमारा पूरा क्लोज होता था, कहीं हमारा टूटता नहीं था, इस कारण हमारा बल्ब ग्लो करता था। पर जो ओपन सर्किट है, सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन, किसी पॉइंट पे टूट जाता है तो उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। उसी पिक में मैंने आपको बताया था जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो मीन्स आपका जो है सर्किट का फ्लो पूरा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट का वो रोक दिया गया, कहीं पे वो रुक गया, उसके कारण आपका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट पूरे मतलब बल्ब तक नहीं जा रहा है, जिसके कारण फ्लो आपका नहीं हो रहा और आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ओपन सर्किट जिसमें कहीं ना कहीं पे आपकी ब्रेक हो जाता है सर्किट, वहाँ उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं, और जहाँ पे आपका सर्किट कहीं पे ब्रेक नहीं होता उसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। यही देखो चीज़ हम करती हूँ। हम पहले आप सिर्फ आपने पहले पिक आपने देखनी है ये वाली, ये जो है हमारी क्लोज सर्किट की है। अब ये देखो क्लोज सर्किट है, इसमें पहली चीज़ मैं ये बताऊंगी, ये प्लस से माइनस साइन, ये इतनी जो चीज़ है ये आपका सिंबल है सेल का। ठीक है, सेल के सिंबल्स हम आगे हम पढ़ेंगे। ये आपका सेल का सिंबल है, जैसे यहाँ पे ये आपका सेल का सिंबल है इस पिक में। ठीक है, तो अब ये देखो ये आपका क्लोज सर्किट है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या, कहीं पे जो आपका सर्किट है वो टूटा नहीं हुआ, पूरा आपका सेल से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, और उसके कारण आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, कहीं पे ब्रेकेज यहाँ पे नहीं है, और ये यहाँ इसलिए ये ग्लो कर रहा है बल्ब, और ये आपका क्लोज सर्किट है। अब ये दूसरे पिक में आओ, दूसरा पिक देखो हमारी ओपन सर्किट के। ओपन सर्किट में क्या, ये सेल है, वैसे ही सेल है, बट ये जो आपका बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। ये क्यों, यहाँ पे देखो कहीं पे यहाँ पे ब्रेकेज है, इसमें कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं था। ये बेसिकली येलो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पे ब्रेकेज है, ब्रेकेज के कारण क्या, यहाँ से फ्लो अगर जाता है तो यहाँ पे रुक जाता है, आगे जा ही नहीं पा रहा, जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इसी कारण यहाँ पे कहीं पे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हुआ है, जिसके कारण हमारा जो है बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, और दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है बेटा, क्लोज सर्किट में कहीं पे ब्रोकन नहीं होगा, इसके कारण हमारा जो है वो बल्ब ग्लो कर जाता है, और जो ओपन सर्किट है वो कहीं ना कहीं पे बीच में आपकी ब्रेकेज है, कहीं कहीं से वो टूटा हुआ है, ब्रोकन है किसी पॉइंट पे, जिसके कारण आपका सर्किट नहीं पूरा चल रहा, वो आपका ओपन सर्किट बन जाता है, बल्ब आपका नहीं ग्लो कर पा रहा, जैसे आपके सेकेंड पिक में मैंने आपको दिखाया कहाँ पे वो ऊपर गैप आया हुआ है।
तक हमने इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा है, तो अब हम देखते हैं जो हमने उसमें सर्किट में जो जो सिंबल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स हमारे यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो प्लीज़ आप केयरफुली इसको समझ लो, क्योंकि आगे जब आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द पिक्स, लाइक बैटरी बना रहे हो या बल्ब बना रहे हो, सेल बना रहे हो, वायर बना रहे हो, ये बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपने इसके कुछ सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स को ही आपने केयरफुली देखना है और वही सिंबल्स आपके पिक्स में रख सर्किट जब हम बनाएंगे तब वही यूज़ होंगे। अब जैसे हमारा देखो बेटा, इसमें पहला सिंबल हमारा आ रहा है वायर का। वायर देखो ऐसी हमारी होती है ना, वायर, वायर का सिंबल क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आएगी वो आपकी सिंबल डिनोट करेगी। आपने पीछे सर्किट में देखा होगा, मैंने स्ट्रेट लाइंस वहाँ पे ड्रॉ की हुई है जिसको हम सिंबल बोलते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है वायर की, बेसिकली इट अलाउज करंट टू फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सर्किट टू अनदर। ये करंट को प्रॉपरली फ्लो करने देता है एक सर्किट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। सेकेंड है स्विच ऑन। स्विच ऑन, ये स्विच ऑन है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये इस टाइप का मीन्स यहाँ पे कहीं आपका सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, पूरा क्लोज्ड सर्किट है। तो व्हेन द स्विच इज़ इन ऑन पोजीशन करंट विल फ्लो। जैसे आपने स्टार्टिंग पिक में देखा था, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा पूरा सर्किट चल रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और वो ओपन क्लोज सर्किट है और इसके कारण हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होता है। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ। स्विच ऑफ इस टाइप का जैसे हमारा है स्विच ऑफ है, तो ये हमारा ये इसका सिंबल है। ये जो सिंबल है इसमें देखो हमारा सर्किट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जो है एक ओपन सर्किट है। व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द करंट विल नॉट फ्लो। करंट फ्लो नहीं होगा, आपका बल्ब फ्लो नहीं होगा। इसीलिए आपके अभी तक हमने 3 सिंबल्स के, वायर का, स्विच ऑन का एंड स्विच ऑफ का। आपने इनको ध्यान रखना है, आगे सर्किट्स में यही ड्रॉ होंगे सिंबल्स और जिससे आपका सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिक सेल। ये देखो ये इलेक्ट्रिक सेल है, हर उसमें आपको सर्किट में ये सेल ड्रॉ करना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है। ये देखो आपने, जब मैंने आपको पहले आपको दिखाया था ओपन या क्लोज सर्किट सिखाया समझाया था, उसमें मैंने आपको सिंबल दिखाया था इस सेल का। अब इस सेल के सिंबल को इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है। देखो बच्चे, जो सेल होता है, सेल के हमेशा 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल प्लस से डिनोट होता है और नेगेटिव टर्मिनल माइनस से डिनोट होता है, ठीक है। अभी जो अब देखो प्लस और माइनस में बड़ा कौन सा होता है, प्लस बड़ा है या माइनस बड़ा है? ऑब्वियसली बड़े, प्लस से ही नंबर इंक्रीज होगा ना, और माइनस से नंबर डिक्रीज होगा। सो इसका मतलब जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे आपने लंबी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, थिकर लाइन, और जो आपकी नेगेटिव का है वो आपकी शॉर्टर लाइन आएगी, ठीक है। जो वर्टिकल लॉन्ग लाइन आएगी वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की होगी, वर्टिकल जो आपकी स्मॉल लाइन आएगी वो आपकी नेगेटिव की आएगी, ठीक है। आगे आता है हमारा बल्ब। बल्ब ये देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस बल्ब इन एवरी सर्किट। सो बल्ब का ये सिंबल आपने याद रखना, दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिंबल। ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल, अगर ये ग्लो करेगा, ये सिंबल आपका जो है, अगर ये स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स क्लोज सर्किट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ओपन सर्किट होगा या स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड लास्ट कम्स बैटरी। ये देखो ये बैटरी है, बैटरी को आपका इस कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं हम, ये सिंबल से। बेसिकली बैटरी में क्या होता है, 2 और मोर सेल्स हम इकट्ठे रखते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, जब हमने सेल्स इकट्ठे रखने हैं तो वो टू सेल्स या 2 से ज़्यादा सेल्स होंगे, तो ये ऐसे रखे जाते हैं, मीन्स प्लस प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको सिंपली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं। तो ये जो आपका 2 साइड्स पे, एक्सट्रीम्स पे, एक साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। ये थे हमारे सारे सिंबल्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। अब हम आगे, ये हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये देखो
इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्किट डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम है जो सारे अरेंजमेंट्स दिखाता है, बल्ब की, सेल की, स्विच की, वो सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट करता है, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। इसमें सर्किट डायग्राम में हमारे को एक सेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो सर्किट डायग्राम हमने किसी बड़ी चीज़ के लिए, ज़्यादा यूसेज के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे इस पिक में ये बल्ब है, बल्ब हम का सिंबल हमने यूज़ किया। फिर ये सेल है, हमने एक सेल की। अगर हमने ज़्यादा के लिए बड़ा यूज़ करना तो हम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ सेल का सिंबल किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। फिर हमने स्विच की है, ये आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, ये ओपन सर्किट से हमने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है बेटा, हमारी बैटरी की। अब बैटरी जो हमने पहले पढ़ी है उससे थोड़ी सी आगे डिटेलिंग कर लेते हैं। बैटरी बेसिकली क्या होता है? बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम इकट्ठे करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको हम सेल्स को, कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। आपने एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हमने कनेक्ट करने, तो वो कभी दोनों जैसे पॉजिटिव टर्मिनल्स कभी इकट्ठे नहीं आएंगे, एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। हमेशा एक का पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, कभी ऐसे ना। सो ये ऐसे बनता है ताकि एंड में जितनी मर्जी बैटरीज आपके सेल्स आपके साथ में ज्वाइन किए हों, एंड में एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स में एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल होल्डर। सेल होल्डर क्या होता है? बेसिकली सेल होल्डर एक कंपार्टमेंट होती है जिसके बीच में आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठे कर सकते हो, सो एज टू फॉर्म अ बैटरी। बैटरी के लिए ज़रूरी नहीं है 2 ही सेल्स चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उससे आपकी बैटरी बनती है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ आपके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे बल्ब विल ग्लो ओनली इफ़ अ सर्किट इज क्लोज। ये हमने पहले पढ़ा ना, बल्ब तो ग्लो हमारा तभी करेगा क्लोज सर्किट में, जहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है, प्रॉपर फ्लो आपका करंट का हो रहा है, वो तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर आपका सर्किट कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो उस केस में बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट में बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ क्लोज सर्किट में ही बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, और बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जिसके अंदर से फिलामेंट में जब आपका करंट पास होता है तो फिलामेंट ग्लो, गर्म होता है, गर्म होने से वो ग्लो होता है, ग्लो करने से आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, जो वो अगर फिलामेंट आपका ठीक है, वो ग्लो करता है, करंट उससे फ्लो करता है, तभी आपका बल्ब ग्लो करता है। इन केस कम टाइम्स आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स कहते हैं ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब जो है आपका ग्लो नहीं करता। वो बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता? या तो हो सकता है आपके अभी हम इसमें कोई सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्ब ग्लो तो नहीं कर रहा है कि अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है, बट आपका बल्ब में जो फिलामेंट, जो थिन वायर है, अगर वो टूट गई है तो इन दैट केस ऑल्सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। मीन्स फिलामेंट अगर उसका ठीक होना चाहिए, अगर वो टूटा हुआ है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और जो आपका करंट है वो कंडक्टर्स के थ्रू पास करेगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास करेंगे। आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो, आपको कंडक्टर्स आपको पता ही है। तो किसी भी कंडक्टर से वो पास करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जब आपका करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास करता है तो वो मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, हमने इलेक्ट्रिक करंट में उसके हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात की थी। तो अब हम इसमें सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका जो हीटिंग इफेक्ट है, ये हमारे को किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है जेम्स जूल्स, जिन्होंने ये हमारे को
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने हमें दिया था। ये चीज़ आपको बेटा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट जेम्स जूल। समटाइम्स पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि किन्होंने हीटिंग इफेक्ट किन्होंने इन्वेंट किया। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या था, ये उनकी वर्डिंग ही है। वो क्या कहते हैं, when an electric current flows through the filament of the bulb it generates heat and make the bulb hot। अब देखो ये चीज़ जो है आपको समझ आएगी, जो हमारे पुराने बल्ब जो गोल होते थे येलो वाले, जो पहले बल्ब यूज़ होते थे रूम्स में, वो बल्ब की बात कर रहे हैं हम। CFL वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, LEDs की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि उनमें ये नई चीज़ है, जो आपके येलो वाले बल्ब जो हम पहले यूज़ करते थे, उस बल्ब में एक फिलामेंट होता है, एक पतली सी थिन वायर होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और वो क्या होता है, जब वो करंट आपका उस फिलामेंट के थ्रू पास होता है तो वो जो फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के कारण वो ग्लो करता है। तो ये देखो, आप थोड़ी देर बाद में देखोगे ये वो जो बल्ब है वो आपका गर्म हो जाता है, फिलामेंट गर्म होता है, बल्ब गर्म हो जाता है। सो इट मीन्स वो ये चीज़ जो है वो आपके साइंटिस्ट जेम्स जूल ने नोटिस की, और उन्होंने ये बताया कि जो भी आपके ये इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की, जो आपका हीटिंग इफेक्ट को बताते हैं, ठीक है बेटा। ये समटाइम्स आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझ लो। ये जो अप्लायंसेस हम डिफरेंट, देखो ये जो आपको नीचे पिक में नज़र आ रहे हैं, ये सारे अप्लायंसेस हमारे घरों में डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। ये सारे के सारे जो करंट का हीटिंग इफेक्ट इसमें यूज़ होता है, सारे के सारे अप्लायंसेस में। ये देखो गीज़र है, आपका हेयर ड्रायर है, देन आपका रूम हीटर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब में आपकी हीटिंग इफेक्ट जो है यूज़ हो रहा है, राइट। अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे गीज़र है, गीज़र के बीच में अंदर एक ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है जो आपका हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये सारी जितने अप्लायंसेस हैं, गीज़र है, रूम हीटर है, हेयर ड्रायर है, टोस्टर है, ये इलेक्ट्रिक का है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके बीच में जो आपका अप्लायंसेस के बीच में जो आपका एलिमेंट लगा है वो डिपेंड करेगा किस टाइप की आपको हीट चाहिए। वो डिपेंड करता है, जैसे ही आपको हीट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हैवी एलिमेंट लगेगा, और अगर आपको कम हीट चाहिए तो कम हैवी एलिमेंट लगेगा, ठीक है। इन सब के बीच में वो जो, जैसे गीज़र में मैंने आपको बताया, जो हीटिंग एलिमेंट अंदर लगा हुआ है वो एलिमेंट गर्म होता है, उसी कारण पानी आपका गर्म होता है, तो आपको गीज़र से गर्म पानी मिलता है। हेयर ड्रायर में ऐसे ही आपका अंदर हीटिंग एलिमेंट है, जिसके कारण आपकी जो हवा है वो गर्म हवा प्रोड्यूस होती है, और फिर आपको ब्लो जब बाहर करते हैं तो वो गर्म हवा आती है। सेम इज़ अ केस विद रूम हीटर में भी अंदर हीटिंग एलिमेंट है, जिसके कारण आपकी हीट आपकी बाहर प्रोड्यूस होती है। टोस्टर में भी ऐसे ही है, अंदर जो हीटिंग एलिमेंट के कारण आपके जो टोस्ट आप बीच में डालते हो वो प्रॉपरली कुक हो जाते हैं, टोस्ट हो जाते हैं। और आपकी जो प्रेस है या इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट के कारण जो आपकी नीचे जो प्लेट लगी है वो आपकी गर्म होती है, और आपके ईजिली यू कैन आयरन द क्लोथ्स, ठीक है। एलिमेंट जो कैसा होता है वो डिपेंड करेगा अप्लायंस टू अप्लायंस, हर अप्लायंस में सेम नहीं होता है, ठीक है। हर अप्लायंस में डिफरेंट टाइप का होता है। अब जैसे हीटिंग अप्लायंसेस में जो हम प्रोड्यूस करते हैं हीट, उनमें बेसिकली एक वायर्स का कॉयल ऑफ वायर होती है, जिसके कारण वो लगी होती है, और उसके कारण जो है आपकी जो प्रोड्यूस हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैव कॉयल ऑफ वायर दैट प्रोड्यूस हीट विच आर नोन एज हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। जैसे ये कॉयल ऑफ वायर्स के थ्रू वो आपकी करंट फ्लो होगा, तो वो आपकी कलर जो अंदर जो आपको नज़र नहीं आएगा, ये अंदर की साइड अप्लायंस के अंदर जो कॉयल ऑफ वायर है, जब उनके थ्रू आपका करंट फ्लो होगा तो वो गर्म होती वो अंदर से एकदम से रेड हो जाएंगी, वो पूरी ब्राइट ऑरेंज रेड टाइप की रहती है। इट मीन्स एकदम वो
गर्म हो गई हैं और उसके कारण ही आपकी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो ये जो अब डिफरेंट हमने पढ़े हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपके हीटिंग एलिमेंट्स लगे होंगे। नॉर्मली क्या है, एक अलॉय है आपका जिसको हम नाइक्रोम कहते हैं। नाइक्रोम जो यूज़ होता है जिसके कारण आपकी जो एक ऐसा मटेरियल है जो आपका यूज़ होता है हीटिंग एलिमेंट्स में। नाइक्रोम में बेसिकली क्या है, 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ध्यान रखना, नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर आप 300 डिग्री पे भी अगर आप उसको गर्म करते हो तो ये मेल्ट नहीं होता, ये इजीली मेल्ट नहीं होता। इसीलिए ये हीटिंग एलिमेंट्स में एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चे। अब जो है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट। हम जितने हमने फैक्टर्स हमने अप्लायंसेस में पढ़ा हीटिंग एलिमेंट होता है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी प्रोडक्शन ऑफ हीट की। वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वायर, कि लेंथ और थिकनेस हमारी वायर की कितनी कैसी है कैसी नहीं। अब जो हमारे मतलब जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए वायर्स यूज़ करते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होती हैं। ठीक है। तो कम कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उनको हम देख भी सकते हैं इजीली, जैसे हमारे ये मैंने आपको येलो बल्ब्स की एग्जांपल दी थी। ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा कि हमारे को कितनी इंटेंसिटी की हमारे को हीट चाहिए, हीटिंग इफेक्ट चाहिए, उसके ऊपर आपके लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर उसके अकॉर्डिंगली होगा। देन कम्स ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मीन्स कितनी देर फ्लो ऑफ करंट उसमें चला है। अगर ज़्यादा देर चला होगा तो ऑब्वियसली उसमें हीटिंग ज़्यादा हुई होगी, गर्म वो ज़्यादा हुआ होगा। अगर कम देर फ्लो हुआ होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम होगा। देन कम्स मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल ऑफ द वायर भी हमारा बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसी आपकी हीटिंग इफेक्ट कैसा हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक। तो हमने हीटिंग इफेक्ट हमने बात की है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब जो नॉर्मली आपने देखा है, पहले आप जब छोटे थे होंगे तब आपने देखा होगा शायद अपने घरों में। आजकल तो क्योंकि LED CFL वगैरह चलने लगी हैं, तो जिस बल्ब की मैं बात कर रही हूँ वो बल्ब, ये देखो ये पिक है, ये ऐसा बल्ब हमारा नज़र आता है। ये बल्ब जो था ये आपकी येलो लाइट नॉर्मली इसकी होती थी। जो बड़े बल्ब हमारे रूम्स में लगते थे वो येलो लाइट उनकी होती थी। वैसे छोटे उसमें आपको कलरफुल अलग अलग कलर्स के बल्ब ये मिल जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं ये बल्ब की। दिस इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट की बात की थी कि अंदर जो इसके अंदर आपके इसके बीच में एलिमेंट्स लगे होते हैं, जब वो आपका करंट अंदर जाता है उससे फिर आपके वो चार्ज होते हैं, वो गर्म होते हैं। वो गर्म होने के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट से वो गर्म जो जब होता है उसके कारण आपका बल्ब चीज़ें आपकी हॉट होती हैं। जैसे हम बल्ब की बात करें तो बल्ब ग्लो करेगा। पहले हमने बात की जैसे गीज़र वगैरह, गीज़र की, आयन की, ये सारी चीज़ें वो पानी गर्म करता है, या आपके स्टीम आयन जो आपकी गर्म, उसका प्लेट गर्म हो जाती है, फिर आप इजीली आप उसको कपड़े आयन कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है ये बल्ब की। इस बल्ब को केयरफुली देखो आप। ये बल्ब है, ये जो बल्ब है इसके बीच में ये ग्लो जो करता है इसके बीच में एक फिलामेंट होता है। ये जहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर आपका दिख रहा है रेड कलर का, ये जो है ये आपकी फिलामेंट होती है। ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली एक बहुत पतली सी एक तार ही होती है और ये फिलामेंट जो है आपकी टंगस्टन से बनी होती है। ठीक है। जब आपका इसमें करंट के थ्रू करंट पास होता है, ये मतलब आपका जो बल्ब की जो ये होती है फिलामेंट जो मैंने आपको दिखाया टंगस्टन से बना हुआ है, ये आपका गर्म हो जाता है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर ये ग्लो करने लगता है। ये ग्लो करता है, वो सारी लाइट उससे आपकी बाहर आती है।
ठीक है। एज सच बल्ब में लाइट नहीं होती, बल्ब कुछ लाइट नहीं वो करता, बट ये सिर्फ जो फिलामेंट है ये ग्लो करता है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है, ये इसकी लाइट जो होती है बल्ब की आपको आती है। ठीक है। अब आप बोलोगे जब वो इतना गर्म हो जाता है ना, कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है, इतना गर्म होता है फिलामेंट, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो फिर ये आग क्यों नहीं लगती? आग भी तो लग सकती है, इट कैन कैच फायर ना। बट द थिंग इज, इसके बीच में क्या है, ये आप ये देखो लाइट प्रोड्यूस करें सिर्फ इस चीज़ ने, पर ये हमारा इतना बड़ा बल्ब है, ये बल्ब के बीच में और इस फिलामेंट के बाहर जितनी जगह आपको पता, जितनी जगह होगी ये बल्ब के अंदर, जितनी जगह होगी इस फिलामेंट के बाहर, जितनी खाली स्पेस है, वो सारी के सारी स्पेस में एक गैस भरी जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्गन गैस। ओके। आर्गन गैस इज फिल्ड इनसाइड द बल्ब विच प्रिवेंट्स फिलामेंट फ्रॉम कैचिंग फायर। ये जो आर्गन गैस है, ये आर्गन गैस आपका जो है वो फायर कैच नहीं करती है, तो इसके कारण बल्ब जब आपका ग्लो होता है, जब ये फिलामेंट आपका ग्लो होता है, तो उसके कारण आपकी आग नहीं लगती है आर्गन गैस की प्रेजेंस के कारण। राइट। अब आगे है, एक बात आती है कि ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब जो है ये ग्लो कैसे करता है। अब मैंने आपको बात बताई कि हीटिंग इफेक्ट के कारण ये आपका फिलामेंट जो है वो आपका हॉट होता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो जो आपका फिलामेंट है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट आपकी बनती है। अब वो लाइट जो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो लाइट जब आती है कि उसके कारण वो जो आपके बल्ब के अंदर आर्गन गैस है, आग लगेगी नहीं, और बल्ब के साथ फिर वो जो उसमें आप बाहर आपका ग्लास लगा होता है वो लाइट को स्कैटर करता है, जिसके कारण आपको लगता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये है आपकी बेसिकली वर्किंग इलेक्ट्रिक बल्ब की, जो हमारे बल्ब कैसे ग्लो करते हैं। राइट। ये ग्लो जो करते हैं वो सिर्फ ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण हो रहा है, और ये फिलामेंट है जो आपका ग्लो करता है। और तीसरी बात, इसके बीच में आर्गन गैस भरी होती है बल्ब के बीच में, जिसके कारण आपका है जो बल्ब के वो इतना ज़्यादा हीट होने के बाद में, गर्म होने के कारण भी वो आग नहीं लगती है, वो आर्गन गैस की प्रेजेंस के कारण लगती है। ठीक है बेटा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो आजकल आप लोगों ने अपने घरों में देखी होगी ना। ये मैंने पिक भी लगाई हुई है, ये देखो इस टाइप की CFL है जो हम घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं। आजकल वैसे LED भी आने लगी है, बट LEDs आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने सिर्फ CFL की बात करनी है। अब वैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक बल्ब में बताया, उसके बीच में 1 मार्क क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं काफ़ी, मैं आपको बताना भूल गई उसके बीच में। आज जैसे उसमें कौन बल्ब के बीच में कौन सी गैस भरी जाती है जिसके कारण आग नहीं लगती? आर्गन गैस। ठीक है। और क्या चीज़ है जो ग्लो करती है? फिलामेंट, उसके बीच में, बल्ब के बीच में। और वो किसके ऊपर वर्क करता है? जो आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से मेथड के ऊपर वर्क करता है? वो कौन से इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है? वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं CFL की। ये आपकी CFL आई। CFL में देखो ऐसे ऐसे दो आपकी डंडियाँ लगी होती हैं, ये आपने देखा होगा। वो एकदम ऐसे आपका गोल था बल्ब, और इसमें आपका ये ऐसे लंबा है बल्ब। तो सबसे पहले इसमें जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि CFL का मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर व्हाट? CFL स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है। CFL की अगर फुल फॉर्म आ जाती है 1 मार्क क्वेश्चन में, तो वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, CFL डज नॉट डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट। अब जैसे हमने बात की है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हमारा, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट के ऊपर प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है। बट जो CFL है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ग्लो करने के लिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फिलामेंट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट्स यूज़ होते थे, और आपका जो CFL में वो फिलामेंट यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट इज़ इट मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। CFL जो है आपकी वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है और
जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले फिलामेंट आपका गर्म होगा फिर वो ग्लो करेगा, जिससे उसने में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। तो अभी मैं आपको CFL की वर्किंग कैसे वो काम करता है, कैसे वो ग्लो करता है CFL, वो बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड CFL में डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि इसके बीच में आप देखोगे जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो डिपेंड्स अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड CFL डज नॉट डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट नहीं यूज़ होता। जो आपका बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट यूज़ होता है, CFL में फिलामेंट नहीं है। जो आपका बल्ब है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है और CFL में इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं और उसमें ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस में अगर आ गया तो आपने ये अटेम्प्ट ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि CFL कैसे ग्लो करता है, किस कंसेप्ट पे CFL ग्लो करता है। ये देखो, CFL में लाइट इज़ जनरेटेड यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में बात की थी फिलामेंट की, एक पतली सी तार जो मैंने आपको दिखाई भी थी, इसके बीच में क्या होता है, इसके CFL के बीच में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये देखो, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं 1 2, कंबाइंड है ना इकट्ठे, ऐसे 1 2, ऐसे पीछे भी 1 है फिर इधर 2 है। ये सारे दो आपके इलेक्ट्रोड्स चलते हैं और ये 2 इलेक्ट्रोड्स के कारण ही आपकी लाइट जनरेट होती है। इसके बीच में जो है आपकी एक जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है, जिसके कारण आपकी लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइट होके वो बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बीच में आपको आपके सिलेबस में इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी कि आपकी अगर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब एंड CFL का डिफरेंस आ गया, उसमें आप ये भी कर सकते हो एक पॉइंट कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आपकी फ्लोरोसेंट कोटिंग है उसके कारण जो आपकी अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा ब्राइट करके बाहर निकालता है, और उसके बीच में कोई फ्लोरोसेंट कोटिंग नहीं होती है आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में। ठीक है, और ये देखो, आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमने पहले डिस्कस किया और CFL जो हमने अब डिस्कस की, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी और ये जो CFL है वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। वो क्योंकि इसके बीच में जो मेन है कोटिंग होती है, वो कोटिंग के कारण जो लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट होके बाहर आती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट CFL का। हमारी ISI मार्क की आप लोगों ने सुना होगा, ISI मार्क के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपके पेरेंट्स घर में बात करते होंगे ISI मार्क का लेना है, ISI मार्क होना चाहिए। तो अब ये ISI मार्क है क्या, ये देखो, पहले तो मैं आपको पिक दिखा रही हूँ। दिस इज़ ISI मार्क। इस टाइप का ISI मार्क आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर होता है और होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए और क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे, वो बात करते हैं। पहले देखो, सबसे पहली बात, आपको जो 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि ISI मार्क की फुल फॉर्म क्या है। ISI मार्क की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब भी आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदनी है तो आप सबसे पहले उसका ISI मार्क चेक करो, जिसको हम बोलते हैं ये इस टाइप का मार्क होता है और ये ऐसा पूरा ISI मार्क होता है और उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अभी ISI मार्क के प्रोडक्ट्स आपको क्यों लेने चाहिए। ISI मार्क के प्रोडक्ट्स हमें इसलिए लेने चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो अप्लायंसेस है इसके बीच में 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आ जाती है कि ये जो आपके अप्लायंसेस ISI मार्क के होंगे, मींस वो एकदम से सेफ़ होंगे, उसमें शॉर्ट सर्किट या कोई इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कोई भी आपकी दुर्घटना होने के चांसेस कम रहते हैं। मिस हैपनिंग इसमें कम होने के चांसेस होते नहीं हैं, और जो आपके ISI मार्क के नहीं होते उनमें
चांसेस होते हैं, हो सकते हैं, पर ISI मार्क में आपको इलेक्ट्रिकल मिसहैपनिंग होने के वो चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनके ऊपर ISI मार्क लगा होगा, वो जो आपके अप्लायंसेस होंगे वो ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आपकी वेस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल नॉट बी वेस्टेड ऑन द अप्लायंसेस विच आर हैविंग द ISI मार्क, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, वाई one should go for buying products with electrical appliances with ISI mark, why one should buy। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, एक तो हमारी मिसहैपनिंग होने के चांसेस नहीं रहते, मिसहैपनिंग नहीं होती, और दूसरा आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी वो वेस्ट नहीं होती, ठीक। आज अब हम डिस्कस करेंगे, हमने अभी तक जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब और CFL और ISI मार्क हमने डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ बेटा, हमने ISI मार्क डिस्कस किया है। ISI मार्क में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेनी है तो वो ISI मार्क की होनी चाहिए। तो ये फ्यूज़ भी, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही है, ये भी जो है आपका ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमने हीटिंग इफेक्ट डिस्कस किया है, वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही वैसे ही उसके ऊपर ही काम करता है। मीन्स पहले अंदर गर्म होगा और फिर आपके उसके जो अंदर मटेरियल रखा है वो गर्म होगा, फिर आपका सर्किट में आगे वो काम करेगा। अब इसमें देखो, ये जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, एक तरह का ये आपको बचाने का डिवाइस है, जो आपको आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को ख़राब होने से बचाता है, और वो उसमें इलेक्ट्रिक जो अगर ज़्यादा करंट आ रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है। समटाइम्स क्या होता है, हमारा पीछे से करंट जो फ्लो हो रहा है वो जो आपका जितना अप्लायंस को चाहिए उससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो वो उस फ्लो को आपका प्रिवेंट करता है फ्यूज़। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, जो मैंने खुद बनाई है, ऐसा कुछ है नहीं है। ये एग्जांपल देखो, जैसे हमने ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है कोई, वो 30 एम्पेयर का है, ठीक है। और ये फ्यूज़ ले लो, लगा लो 32 to 33 एम्पेयर, इसमें परमिशन है, इसकी मैक्सिमम लिमिट इसकी है। बट बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, 32-33 एम्पेयर का फ्यूज़ नहीं होता। ये मैंने आपको अपनी एग्जांपल बताई, मैं रिपीट कर रही हूँ यही चीज़ आपको कि मैंने ये अपनी एग्जांपल बताई है, ठीक है। इसको ये मत लेके चलना कि ऐसा होता है, मतलब ऐसा फ्यूज़ जो इतनी एम्पेयर को परमिट करता है करंट को, वो नहीं होता है। तो हमने जो अप्लायंस ले 30 एम्पेयर का उसमें करंट फ्लो होगा। अगर मान लो आपका पीछे से फ़्लो ज़्यादा आ रहा है तो वो 32-33 से ज़्यादा फ़्लो नहीं होने देगा, ताकि आपका डिवाइस ख़राब हो। इन केस अगर इसमें ज़्यादा फ़्लो आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आ जाता है, उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर एक जो है वो वायर होती है, वो जो फ्यूज़ के अंदर वायर होती है वो वायर मेल्ट होना शुरू कर देती है, और जब वो वायर मेल्ट होगी तो क्या होगा, आपका सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटेगा तो आपका अप्लायंस काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो अगर आपका जब जितनी लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपका सर्किट आपका इलेक्ट्रिक करंट उसमें ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो आपका इसके फ्यूज़ के अंदर जो एक वायर होती है वो वायर मेल्ट होना शुरू कर देती है, और उसके कारण आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आपका अप्लायंस काम करना बंद कर देगा, आपका काम नहीं करेगा अप्लायंस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट्स डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट। ये मैंने आपको बताया ना, एक्सेसिव करंट को वो बचाता है। एंड देयर इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट दैट कैन सेफली फ्लो थ्रू अ फ्यूज़। ये जो आपको अभी मैंने एग्जांपल अपने बना के दी वही इसने बताया, मैक्सिमम लिमिट जो है 32-33 एम्पेयर इसमें एग्जांपल में थी, उससे ज़्यादा फ्लो नहीं करने देगा। अगर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर की जो मेटल जो वायर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है,
If the current goes beyond this limit, the wire in the fuse melts and the circuit is broken. यही चीज़ बोल रहे हैं, जब वायर मेल्ट होएगी तो सर्किट टूट जाएगा. Thus an electric fuse prevents fire and short circuits. ऐसे शॉर्ट सर्किट्स होने से बचाता है फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और आपके जो है वो फायर, आग लगने से भी बचाता है. अब जो बिल्डिंग, सम फ्यूजेज आर स्पेसिफाइड फॉर बिल्डिंग्स वेयर एज सम आर ओनली यू इन अप्लायंसेस. कुछ फ्यूज़ जो ज़्यादा एम्पेयर्स के होते हैं वो सिर्फ बिल्डिंग्स में आपके लगते हैं और घरों में आपके अलग लगते हैं. ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का. अब हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबी जिसको बोलते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, अब जो देखो आपके जो मैंने अभी आपसे बात की है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की, वो जो था वो पहले होता था, पहले वो यूज़ होता था, पर आजकल एमसीबीज यूज़ होते हैं. एमसीबीज आप लोगों ने शायद सुना भी हो, आप लोगों के घरों में, सभी घरों में लगा होता है. एमसीबी इज रिप्लेसिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ नाउअडेज. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को वो रिप्लेस कर रहे हैं. और ये जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी. वो क्या प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताया, जब लिमिट से ज़्यादा उसके बीच में करंट फ्लो करेगा तो उसके बीच वाली अंदर की वायर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपका सर्किट ब्रेक होगा और आपको फ्यूज़ रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है ना, नया लगाना पड़ेगा. पर इलेक्ट्रिक ये जो एमसीबी है, ये उस चीज़ को वो जो लिमिटेशन थी आपकी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की, उसको ओवरकम करता है. कैसे ओवरकम करता है? ये जो एमसीबी है ये अपने आप ड्रिप कर जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सर्किट को ब्रेक कर देता है. आप लोगों ने सुना होगा कभी आपके घर में आपके पेरेंट्स बोलते हैं एमसीबी डाउन हो गया, एमसीबी ड्रिप कर गया. तो वो क्या होता है बेसिकली, जब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो वो अपने आप ट्रिप कर जाएगा, डाउन हो जाएगा, और उसके बाद में आपको रिप्लेस नहीं करवाना है. आपने सिर्फ उसको फिर उसको ऑन कर देना, उसके स्विच को, और आपका फिर आपका जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपकी नॉर्मल आएगी. ठीक है, तो अगर ये जो एमसीबीज में क्या ये फ़ायदा है कि अगर आपका ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गया तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली ड्रिप करेगा, उसमें कोई चीज़ मेल्ट नहीं होगी, आपको रिप्लेस नहीं करनी पड़ेगी. और उसके बाद अगर आप उसको फिर ऑन करते हो तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल आपकी वर्किंग होगी. सो इसमें रिप्लेसमेंट वाली चीज़ नहीं आती है. ठीक है बेटा, ये हमारा था एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है. आगे जो बात है वो है रीजंस फॉर एक्सेसिव करंट. अगर मान लो अब अभी तक तो हमने बात की ना कि ज़्यादा करंट आ गया तो शॉर्ट ये जो आपका एमसीबी हम यूज़ करते हैं आजकल, पहले हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते थे. पर अब है कि जो उसके रीजंस क्या हैं, क्यों आता है ये एक्सेसिव करंट. अब ये देखो, व्हेन ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सॉकेट मोर करंट इज ड्रॉन व्हिच लीड्स टू एन इंक्रीज इन लोड. वो कहता है जब एक सॉकेट के ऊपर आप ज़्यादा अप्लायंसेस लगाओगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होना लगेगा, क्योंकि उसमें लोड बढ़ जाता है. इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाती हूँ. अब एग्जांपल हो, जैसे मान लो हमने एक सॉकेट के ऊपर पहले हमने चलाया एसी. ठीक है, एसी चलाया, टीवी चलाया, देन यू कैन से मिक्सर ग्राइंडर चलाया. इन सब में आपका जो करंट है आपको ज़्यादा चाहिए. ठीक है, उसके बाद में आप कहते हो जी मैंने अब फ़ोन चार्ज करना है, फ़ोन चार्ज कर रहे हो. फ़ोन चार्जिंग में आपका जो है करंट आपको थोड़ा चाहिए. तो कभी फ्लो उसमें जब आप पहले हैवी लोड वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, प्रेस कर ली, आयरन कर लिया कपड़े, आपने जब हैवी लोड वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो जिनमें ज़्यादा आपका करंट चाहिए, फ्लो चाहिए, तो उसके कारण क्या है, उसको ज़्यादा करंट ले रहा है वो. एकदम से आपने करंट कम फ्लो वाली आपने अपना फ़ोन जो है, सेल फ़ोन जो है आपने चार्जिंग पे लगा दिया, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लो उसका कम आने लग गया वहाँ पे, उसको ज़्यादा देने की आदत है. उसके कारण क्या होगा, वो जब आपका कम फ्लो वाली आप चीज़ लगाओगे तो आपका शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं. आपकी जो है वो फ्लो मतलब चीज़ आपका ख़राब, जिसके कारण एक्सेसिव फ्लो होता है, उसके कारण आपका जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. शॉर्ट सर्किट मतलब या यू कैन से कि स्पार्किंग आ जाती है, कई बार आपको नज़र लगा, आवाज़ भी आती है, आपको दिखता भी उसमें से आग निकल रही है, तो ऐसा हो जाता है. ये तो पहला रीज़न था.
दूसरा रीज़न क्या है, कई बार क्या होता है, आप सारी वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होती है, हमारे घरों में बहुत सारी वायर्स होती हैं। कई बार क्या होता है, आपकी दो ऐसी तारें अगर इन टच होगी जिनके आगे इंसुलेशन जो है वो फट गई, निकल गई है, वो नेक्ड वायर्स हो गई हैं और वो एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं, तो उसके कारण आपकी स्पार्क हो जाएगी। और समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उस केस में, तो आग भी लग सकती है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये दो जो पॉइंट्स बताए, पहले मैंने एक्सेसिव करंट के दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट, इन दोनों जो ये चीज़ें तो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, उन रीजंस का रिजल्ट क्या आता है, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट, जो हम ये आपकी पिक में साथ में मैंने आपको दिखाया है। तो आपकी फायर भी लग सकती है उस केस में। ठीक है बेटा, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस किया डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ का इलेक्ट्रिकल करंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हीटिंग इफेक्ट हमें साइंटिस्ट जेम्स जूल ने दिया था 19th सेंचुरी में, इसी टाइप से हमारे को जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमें साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने दिया है। बच्चे ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, हीटिंग इफेक्ट का भी और मैग्नेटिक इफेक्ट का भी। इनका टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, बट इनके नाम आपको याद करने ज़रूरी है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, जो हीटिंग इफेक्ट था, साइंटिस्ट जेम्स जूल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब एक बल्ब जो है हमारा, उसके फिलामेंट के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण वो ग्लो करता है ना। तो वो उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया हीटिंग इफेक्ट। अब इन द सेम वे अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट में भी ये साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास ली, जो उन्होंने एक कोई भी कंडक्टर जिसके बीच में से करंट पास होता था उसके पास उन्होंने रखी। ठीक है, जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास एक करंट के पास कंडक्टर के पास रखी जिसके बीच में से करंट जाता था, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो स्विच ऑन करते थे, मीन्स जब करंट उसका पास होता था कंडक्टर के थ्रू, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है, वैसे तो दो पोल्स, नॉर्थ या साउथ की साइड ही रहती है, बट जब वो करंट कंडक्टर के थ्रू पास होता था और आपकी जो मैग्नेटिक कंपास वहीं पड़ी है, तो वो मैग्नेट को खींचती है। मतलब नीडल जो होती है आयरन की होगी, तो मैग्नेट वो सेंटर में क्यों रहती है, क्योंकि दोनों साइड उसके मैग्नेट है। अब जिस साइड को मैग्नेटिक आपकी करंट, जो आपका करंट पास हो रहा है कंडक्टर के थ्रू से, वो रखने से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो नीडल उसकी एक जगह नहीं रह रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। He observed that when current is made to pass through conductor, the needle of the magnetic compass near it was deflected. यही बात मैंने आपको समझाई है ना। जब मैग्नेटिक कंपास उन्होंने एक कंडक्टर जिसके बीच में से करंट पास हो रहा है उसके पास उन्होंने रखी, तो वो जिसमें जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, एक जगह वो एक अपनी पोजीशन पे नहीं रह रही थी, वो इधर उधर हो रही थी। सो उन्होंने थोड़ी देर बाद में क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन द स्विच वाज टर्न्ड ऑफ, जब उन्होंने करंट का स्विच ऑफ कर दिया, मीन्स करंट आना बंद हो गया कंडक्टर में से, द कंपास नीडल केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो नीडल जो थी कंपास की, मैग्नेटिक कंपास की, वो नीडल वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती थी। मीन्स जब वो उसमें से करंट पास होता था तो वो स्टैटिक नहीं रहती थी, वो हिलती रहती थी, और जब वो करंट जो था उसका वो ऑफ करते थे स्विच, तो वो एक जगह पे स्टैटिक हो जाती थी, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाती थी। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इससे क्या उनको पता चला, इसका मतलब कि जो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके बीच में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा,
तभी वो कंपास जो है वो एक जगह स्टैंड स्टिल नहीं हो रही है ना, अपनी पोजीशन से हिल रही है। अपनी पोजीशन से तभी होगी, हिलेगी ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास है, जिस साइड को मैग्नेट होगी उस साइड को वो अट्रैक्ट करेगी। तो अगर वो कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इट मीन्स कि वो उसके बीच में एक मैग्नेटिक अफेक्ट है, जिसके कारण जो करंट एक जगह, नीडल जो है एक जगह अपनी पोजीशन पे नहीं रह रही है। ठीक है। सो उन्होंने इस सारी एक्टिविटी से, इस सारी चीज़ से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इट वाज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक अफेक्ट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बार दोबारा फिर ये चीज़ आपको समझा रही हूँ कि ये साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास होता है, करंट के पास वो करंट पास हो रहा है और उसके पास उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रख दी। मैग्नेटिक कंपास जिस साइड को बेटा मैग्नेट होगी उस साइड को वो जाएगी, नीडल उस साइड को घूमेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसका स्विच ऑन किया, कंडक्टर में से करंट पास होना शुरू हुआ। तो उस केस में जब वो कंपास साथ में पड़ी थी तो उन्होंने देखा कि जो कंपास की जो नीडल है वो आयरन की बनी हुई है और वो एक जगह पे नहीं रुक रही है, वो हिलती जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने जब स्विच ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि कंपास की नीडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। मींस ऑन करने पे नीडल जो है एक जगह अपनी पोजीशन पे नहीं रह रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, और ऑफ करने पे जब करंट पास होना बंद हो जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। इट मीन्स कि उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि जो उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कंडक्टर के बीच में, उसके बीच में कोई मैग्नेटिक अफेक्ट है। यहाँ से हमें पता चलता है, ये हमने एक पहले हीटिंग इफेक्ट का किया और अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट का किया। यहाँ से पता चलता है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में हीटिंग इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। अगर आपको मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट है का इलेक्ट्रिक करंट में, तो आपने उसमें ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं यही सारे आपने बताने हैं। ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में आपने हीटिंग इफेक्ट के पॉइंट सारे बताने हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट में है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और इलेक्ट्रिक पेल्स में। ये हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे करेंगे। ठीक है बेटा। अभी तक बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा है कि क्या होता है, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की आगे एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक इफेक्ट की आगे एप्लीकेशंस करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा और एक आपका इलेक्ट्रिक बेल मेन आता है। ठीक है। तो अभी ये जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का किया है डिस्कस, उसकी पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो काम करती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमारे को मिला है, बताया गया कि इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हमने उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है और उसको हमने पढ़ना है। अब इसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए करना क्या होता है, बेसिकली एक हमने इलेक्ट्रिक रॉड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक रॉड की मतलब एक कंडक्टर है वो लेके चलेंगे, जिसको मैंने इलेक्ट्रिक रॉड से बता रही हूँ मैं आपको। उसके आसपास हमने एक वायर को रैप करना है, उसके आसपास घुमाओ जैसे आपको पिक में नज़र आ रहा है। ये जो हमने इलेक्ट्रिक रॉड के आसपास हमने इसको घुमाना है घुमाना है घुमाना है, और फिर वो उस जो इलेक्ट्रिक रॉड मैंने आपको पहले बताया वो कंडक्टर का काम कर रहा है, उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करनी है। वह इलेक्ट्रिक करंट को जब सप्लाई करेंगे वायर को, तो जैसे वो हम सप्लाई करेंगे करंट उसके अंदर से पास होगा, तो जो वो रॉड है अंदर बीच में जिसके आसपास आपने वायर को टर्न किया है, वो रॉड आपकी कैसे बिहेव करेगी, वो रॉड आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। क्योंकि हमने पहले पढ़ा ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब जो करंट पास होता है कंडक्टर के थ्रू तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट करता है प्रोड्यूस। तो वही चीज़ है, जब हम एक कंडक्टर के आसपास हम एक हमने एक वायर को टर्न करेंगे
हम टर्न करेंगे तो उसके बाद में अगर हम कंडक्टर के बीच में से करंट पास करते हैं तो वो जो आपका जो बीच में आपने रॉड लगाई है, देन दैट रॉड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, देखो जितना ज़्यादा आप टर्न्स करोगे वायर के, मतलब जितनी ज़्यादा आप बाहर लपेटोगे आसपास उसके वायर, उस इलेक्ट्रिक रॉड के आसपास, वो रॉड के आसपास जितनी ज़्यादा आप वायर्स लपेटोगे उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी पावरफुल आपकी मैग्नेट बनेगी। ठीक है, जितनी कम आप लपेटोगे उतनी कम पावरफुल आपकी मैग्नेट बनेगी। मीन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेट बनानी है तो आपको काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स उसको रोटेट करो, उसको टर्न करो, राइट। और अगर आपको कम पावरफुल बनानी है तो आप कम उसको टर्न करो, रोटेट करो। ठीक है, तो ऐसे हमारी बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने देख तो ली कैसे बनती है, अब ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्या है, हम क्यों बनाते हैं। ये देखो, ये जो हमारी मोस्ट पॉपुलरली यूज इन मेडिसिन, टॉयज़ एंड आयरन इंडस्ट्रीज, मीन्स मेडिसिन इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, टॉय इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है और आयरन इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। इसका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ जो है वो आपका इलेक्ट्रिक बेल है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है वो किसके ऊपर काम करती है, वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है जो हमारी घरों में लगी हुई, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ ये जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं। ठीक है, क्रेन्स जो आपने देखी हैं, क्रेन्स भी इसी के ऊपर काम करती हैं। एक और इसका यूज़ है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेन्स, जिनको हम मेलगिव्स बोलते हैं, उनमें भी आपका ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये बच्चे देखो, ट्रेन्स आपने देखी हैं, पहले हमारी कौन सी होती थी, जो नॉर्मल ट्रेन्स होती थी, आप ट्रैक्स पे आप चलते आप देखते हो। अब आपकी क्या विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब आप बुलेट ट्रेन्स या मेट्रो ट्रेन्स आ गई है। मेट्रो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स में और जो आपकी नॉर्मल ट्रेन्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस आप लोगों ने देखा होगा। जो आपकी दूसरी ट्रेन्स हैं वो इतनी स्पीड से नहीं चलती जितनी स्पीड से आपकी मेट्रो ट्रेन्स या आपकी बुलेट ट्रेन्स चलती हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंस, वाई इज़ इट सो, कि वो इतनी फास्ट क्यों चलती हैं और जो हमारी नॉर्मल ट्रेन है वो इतनी फास्ट क्यों नहीं चलती। आपकी शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस वो भी इतनी फास्ट नहीं चलती जितनी आपकी मेट्रो ट्रेन या आपकी बुलेट ट्रेन चलती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे जो रीज़न है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब ये देखो, ये जो आपकी बुलेट ट्रेन्स हैं या मेट्रो ट्रेन्स हैं, इनको मैग्नेटिक ट्रेन्स भी हम बोलते हैं। अब इनको हम क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स, क्योंकि इसमें ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। अब ये आप देखोगे जो आपकी पुरानी ट्रेन, जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं वो आपकी, आपने ट्रैक्स सबने देखा होगा, आप लोग सारे घूमे भी होगा ट्रेन्स में, आप लोगों ने देखा वो ट्रैक के ऊपर चलती है। आपके व्हील जो ट्रेन के व्हील्स हैं और जो ट्रैक है वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं ना। इसके कारण आपकी जो है ट्रेन की इतनी स्पीड नहीं होती जितनी आपकी बुलेट ट्रेन या आपकी मेट्रो ट्रेन की है। अब ये जो मेट्रो ट्रेन है या बुलेट ट्रेन है, ये जो ट्रेन है आप को मतलब ये जो है ये आप कभी भी आपके ट्रैक्स के ऊपर, और व्हील्स और ट्रैक्स दोनों आपस में टच नहीं होते। अब नॉर्मल ट्रेन का कोई भी चीज़ हम चलाते हैं तो नीचे सरफेस को टच होती है ना, वो नॉर्मल ट्रेन्स आपकी ट्रैक्स को टच होती है, उनके टायर्स, व्हील्स, पर इनके नहीं टच होते, इनके थोड़ा सा गैप होता है, ये थोड़ा सा यू कैन से कि हवा में चलती हैं। अब ये क्यों, इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या किस प्रिंसिपल के कारण ये ऐसे चलती हैं। अब आपको बोलोगे ये जब ऐसे चलती हैं तो इधर उधर क्यों नहीं घूमती, अगर हवा में चल रही हैं तो सीधा ही क्यों चाहती हैं, वाई सो। इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने किया उस प्रिंसिपल के ऊपर ये चलती हैं। जो आपके नीचे आपके ट्रैक्स हैं बुलेट ट्रेन्स के या मेट्रो ट्रेन्स के, वो तो आपके मैग्नेट के होते हैं, और जो इनके व्हील्स हैं, इनके व्हील्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ठीक है, और ये इतनी पावरफुल होती है कि जो आपके नीचे ट्रैक्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो इधर उधर घूमने नहीं देते हैं। ठीक है, अब
आपकी ये देखो, ये आप इन ट्रेन्स में कभी बैठे होगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ये चलती हैं तो ये एकदम से स्पीड उठा लेती हैं, और जब ये रुकती हैं एकदम से ये रुक जाती हैं। वाई सो? जो आपकी नॉर्मल ट्रेन है उसमें जब आप जाते हो उसको स्पीड पकड़ने को भी टाइम लगता है और उसको ब्रेक लगा के रुकने में भी टाइम लगता है ना। वो क्यों? क्योंकि उसके व्हील्स और ट्रैक्स आपस में इन टच में है। इसलिए ये जो आपकी ट्रेन्स हैं, इन ट्रेन्स में थोड़ा सा गैप होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ये क्या होता है कि जब आपकी स्पीड, ये एकदम से स्पीड उठाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एकदम से काम करना शुरू करता है और ये बहुत स्पीड से चलती है। जब ब्रेक लगानी है तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बंद कर दिया जाता है। बंद करने के कारण क्या होता है, वो एकदम से आपकी ट्रेन रुक जाती है। वो आपकी नीचे टच होती है ट्रैक से और एकदम से वो रुक जाती है। इसी कारण आपकी ट्रेन ये एकदम से स्पीड उठाती है और एकदम से रुक जाती है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दीज ट्रेन्स। ठीक है, तो ये ट्रेन्स में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके कारण ये इतनी स्पीड से चलती हैं। ठीक है बेटा अभी हमने इसका मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया है डिटेल में। उसके बीच में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की कि क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस हमने जब करनी थी तो मैंने आपको मैंने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की करवाई है। अब मैं आपको मैंने बोला था उसकी वर्किंग, इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग अभी हम देखेंगे। ये बच्चे जो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग है ये मैं आपको पहले थेरेटिकली समझा रही हूँ, इसके बाद में आपके जो क्लियरली समझ आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल, ये जो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, जो आजकल हमारे घरों में बेल लगी होती वो वाली बेल नहीं है ये, वो स्पीकर वाली बेल नहीं है, ये दूसरी बेल है जिसमें गोंग होता है। जैसे आपकी साइकिल की जो बेल है उसके ऊपर जो एक सर्कल सा सेमी सर्कल सा लगा होता है, उस टाइप की बेल वो होती है। ठीक है, so electric current flows through the coil when the switch is on and iron core acts as an electromagnet। ये बेटा आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि एक जब कंडक्टर के आसपास, एक आयरन कोर के आसपास आप कॉइल को लपेटोगे तो जो, और उसके बीच में अगर आप स्विच ऑन कर दोगे मीन्स करंट फ्लो होगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। हमने यही पढ़ा है ना। वही चीज़ इसमें है कि एक आप आयरन कोर के आसपास आप कॉइल लपेट दो और उसके बीच में से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, जब स्विच ऑन होने पे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, आयरन कोर अट्रैक्ट्स हैमर टुवर्ड्स इट। हैमर को अपनी तरफ आयरन कोर खींचेगी क्योंकि वो मैग्नेट बन गया और जो आयरन कोर है वो आयरन का है। ठीक है ना, वो हैमर को अपनी तरफ खींचेगा, मैग्नेट जो आयरन को अपनी तरफ खींचेगी। हैमर हिट्स द गोंग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड। जो हैमर है वो अपने साइड खींचने पे वो गोंग पे बजेगा और वो आ जाएगी, बेल आपकी साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो द सर्किट ब्रेक्स एट द कॉन्टैक्ट स्क्रू व्हेन द हैमर मूव्स टुवर्ड्स आयरन कोर। जो आपका जो है सर्किट है, जब आपका ब्रेक हो जाता है तो वो जो आपका बीच में कॉन्टैक्ट स्क्रू है वो दोबारा आयरन कोर से दूर जाएगा, हैमर को दूर लेके जाएगा। एट दिस पॉइंट आयरन कोर सीजेस टू बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्किट बंद हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का आयरन कोर जो काम कर था वो बंद कर देगा। द हैमर इज पुल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। हैमर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन ऑफ द स्टील रॉड एंड देन टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन टू कंप्लीट द सर्किट। उसके बाद में फिर वापस सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी और ताकि वो दोबारा जब आपकी फिर से सर्किट ओपन होएगा और फिर वो दोबारा से आपका फिर फंक्शनिंग उसकी दोबारा शुरू हो जाएगी। द सर्किट इज कम्प्लीटेड एंड द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल अगेन एंड द हैमर स्ट्राइक्स अ बेल अगेन। दोबारा फिर सर्किट आपका ऐसे ही कंप्लीट होगा और फिर करंट फ्लो होगा और उसके बाद में फिर हैमर जो है गोंग पे बजेगा और बेल आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। The process repeats itself and a ringing sound is heard since the hammer keeps hitting the bell until the switch is released। ठीक है बेटा,
ऐसे ये प्रोसेस अपने आप होता रहता है। जब आपकी बेल बजती है, जितनी बार बजेगी उतनी बार ये प्रोसेस अपने आप रिपीट होता रहता है और ये बहुत फास्ट हो जाता है। अगर अब ये मैंने आपको थेरेटिकली समझाया, अब मैं यही चीज़ आपको जो है डायग्राम से समझाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़। अब ये देखो, ये हमारे पास ये डायग्राम है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का। ये एस जो हम होता है, दिस इज स्विच, ठीक है। और ये आपका सेल या बैटरी जो भी है वो है। उसके बाद में दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। देन दिस इज कॉन्टैक्ट्स, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये कॉन्टैक्ट्स हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर इनके अभी ये दोनों, इनमें कांटेक्ट नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ दो रेक्टेंगल्स तो दिखाए गए हैं ब्लू कलर के, ताकि आपको पता चले कि दोनों, ये दो है, एक नहीं है। अभी इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। और जो एडजस्टिंग स्क्रू की बात की थी वो ये रहा एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे। स्ट्राइकर यहाँ पे, दिस इज हैमर एंड दिस इज गोंग, ठीक है। और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स ये देखो आयरन कोर के आसपास जो है आपकी वायर कॉइल जो है लपेटी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बता चुकी क्या क्या है, ये आपको पिक्चर में बता दिया। अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपका सर्किट टूटा हुआ है, मीन्स अभी सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है। अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब आपको मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये देखो, ये आपका जो बैटरी का साइन है, ये बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव होती है और छोटी वाली डंडी जो है वो नेगेटिव की होती है। और करंट हमारा पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव पे जाता है। तो मीन्स यहाँ से फ्लो होगा करंट घूम घाम के, ये यहाँ पे T1, ये दिस इज आपका इधर नेगेटिव पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। अभी ये यहाँ से जब आपकी सर्किट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, सर्किट इतनी स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, तो ये आपकी जो कॉइल्स इसके आसपास लपेटी हुई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण क्या होगा, ये जो आपकी सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, और ये जो आपकी कॉन्टैक्ट्स है, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अपनी तरफ खींचेगा मैग्नेट, क्योंकि ये लोहे का है, ये अपनी तरफ खींचेगा, राइट। ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा ये हैमर है आपके, जो हैमर है या स्ट्राइकर जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका आयरन का होता है। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हैमर जो है इसके ऊपर स्ट्राइकर जो है गोंग के ऊपर बजेगा, गोंग के ऊपर बजेगा और आवाज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई आपको। यही चीज़ मैं आपको दोबारा एक बार समझाती हूँ। यहाँ से जब पॉजिटिव टर्मिनल से देखो बेटा, जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये जो आपका कॉइल्स हैं आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई, ये आपकी ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट का, उसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण ये जो है हैमर को, स्ट्राइकर को या सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने पे ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, और उसके कारण क्या है, आपका जो स्ट्राइकर है जो आपका इसके ऊपर गोंग के ऊपर बजेगा और आपकी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये तो बात थी हमारी कैसे हमारी बेल बजी। अब आगे वर्किंग आती है कि ये जो हमारी जब साउंड प्रोड्यूस हो गई है, जब नीचे आ गया सर्किट हमारा क्लोज हो गया, सर्किट हमारा ये अब आपकी जो है फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया। इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया तो ये इसने मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो कांटेक्ट था ये लूज हो गया था, नीचे आ गया था, नीचे आ गया तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया। फ्लो होना बंद होने के कारण क्या, ये इसने मैग्नेटिक इफेक्ट करना प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो ये अपनी तरफ खींचेगा नहीं, आयरन को खींचेगा नहीं, क्योंकि गैप पहले बीच में गैप आ गया ना, गैप आ गया, सर्किट आपका बंद हो गया। उसके बाद में क्या होगा, जब ये खींचेगा नहीं, ये वापस अपनी जगह पे चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कॉन्टैक्ट्स ऐसे ही बन जाएगा, स्ट्राइकर वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसे आपकी बेल जो है हमारी बजती है, और ऐसे तो वापस वो अपनी स्टेज अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस आ जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है।
और ये काम इतनी फास्ट होता है कि जैसे मतलब ये आपके 1 सेकेंड के कुछ परसेंटेज पे ये सारा इतना फास्ट प्रोसीजर होता है। करंट क्योंकि इतनी फास्टली प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है। अब करंट जब इतनी फास्ट फ्लो होगा तो उसके कारण क्या होता है, जब आपकी बेल आप स्विच ऑन करते हो साथ के साथ आपकी बेल बजने की आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है ये प्रोसेस। और ये उसके बाद में वापस ये सारे बेल साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में सारे अपने वापस अपनी ये जो जितने आपने इसके बीच में चीज़ें देखी हैं सारी ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और इनके साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती है। वापस जब फ्लो आएगा सर्किट में, इसमें फिर करंट फ्लो होगा जब इसके बीच में, उसके बाद में फिर ये दोबारा ये ऐसे ही फंक्शनिंग होगी और दोबारा ऐसे ही बेल बजने पे साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.